नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ये सेकेंड ईयर की साइंस का विटामिन वाले टॉपिक से पढ़ रहे हैं। कल लास्ट क्लास के अंदर हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। आज हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी क्या होता है, किसमें पाया जाता है, सोर्स क्या है, कमी से कौन से प्रभाव होते हैं, अधिकता से क्या होते हैं, क्या इसकी जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसके अंदर पाया जाता है और कौन कौन से इसके प्रभाव, विशेषता और सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का दूसरा नाम विकृति नाशक विटामिन डी। शरीर के अंदर विभिन्न तरह की विकृति आती है। विकृति का मतलब होता है अपने स्ट्रक्चरल जो चेंजेज आते हैं, सामान्य अस्थियां, सामान्य बॉडी का टेक्सचर, सारी चीज़ें सामान्य न होकर असामान्य आ जाए तो उसको अपन विकृति बोलते हैं। और इन्हीं विकृति को नष्ट करने का काम, विकृति नाशक, इसका मतलब इस विकृति को हटाने का काम है वो विटामिन डी करता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम विकृति नाशक विटामिन डी। तो इसके बारे में हिस्ट्री की बात करें, इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है मेलेनबी। तो मेलेनबी ने 1919 में क्या किया था कि उन्होंने देखा कि कुत्तों के अंदर जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर रिकेट्स नामक का कोई रोग हो जाता है। और रिकेट्स रोग के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर उनकी जो टेक्सचर होता है, बॉडी अस्थियां वगैरह कमजोर हो जाती है। तो ऐसा डिजीज़ हो गया और उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए उन्होंने क्या किया, जो फिश होती है, मछलियाँ होती है, उनके ऑयल को क्या दिया गया, उपचार के लिए दिया गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उसको कोड जो ऑयल होता है, मछली का जो कोड ऑयल होता है, उनको एज ए ट्रीटमेंट दिया गया तो उन्होंने देखा है कि रिकेट्स नामक जो रोग है वापस ठीक हो जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि कोई न कोई ऐसा कोई विटामिन हो सकता है, कोई न कोई ऐसा पदार्थ है जो इस कोड ऑयल के अंदर पाया जाता है और उसी की कमी के कारण उसके अंदर ऐसा रोग हुआ होगा। और जब वापस वो पदार्थ है वापस मिल गया कोड ऑयल के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है और अभी वापस नॉर्मल टेक्सचर उसके अंदर बन गया है। तो सर्वप्रथम ये बातें जो बताई थी मेलेनबी ने बताई। उसके बाद में साइंटिस्ट थे मैकोलम, और उस मैकोलम ने क्या किया कि अगर इस तेल के अंदर ऐसी कुछ विशेषता है तो उन्होंने क्या किया, उसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण किया। और ऑक्सीकरण करके यहाँ पर दो तरीके के विटामिन प्राप्त किए, एक तो विटामिन ए और दूसरा विटामिन डी। और विटामिन ए को भी अलग किया और उन्होंने देखा कि पहले ये अनुमान था कि इसके अंदर विटामिन ए हो सकता है, जो इस प्रकार से डिजीज कोज करता है, विटामिन ए हो सकता है। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया है कि विटामिन ए को भी आइसोलेट किया है और विटामिन डी को भी आइसोलेट किया। और इन दोनों को आइसोलेट करने के बाद में उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी तो उन्होंने देखा है ऑक्सीकरण के द्वारा विटामिन डी की प्राप्ति की। तो उन्होंने मैकोलम को इनकी खोज का श्रेय भी जाता है। अगर हम विटामिन डी के रासायनिक संगठन की बात करें कि रासायनिक संगठन क्या होता है, तो सामान्यतः रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ, रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ, इसका मतलब रिकेट्स को रोकने वाले पदार्थ जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। और क्या हो सकता है, स्टीरोल यौगिक। तो स्टीरोल, ये जैसे कोलेस्टेरॉल है, ये भी क्या है, स्टीरोल है। अर्कोस्टेरॉल वो भी क्या है, स्टीरोल है। डेसिनोस्टेरॉल वो भी क्या है, स्टीरोल है। ठीक है, तो ये जो स्टीरोल यौगिक होते हैं और रिकेट्स प्रतिरोधी पदार्थ, मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, उनको अगर स्टीरोल यौगिक क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनेगा, विटामिन डी बनेगा। तो इस प्रकार से इसका संगठन। दूसरी अगर इसके प्रकार की बात करें तो विटामिन जो डी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन D2, दूसरा होता है विटामिन D3। तो विटामिन D2 जो है इसको अर्गोस्टीरोइड या प्रो विटामिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अर्गो। ये पेड़ पौधों में मिलता है। अर्गोस्टेरॉल जो होता है, जैसे डेसिनोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, ये एक तरीका क्या है, प्लांट के अंदर मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ये अपने एनिमल के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर तो विटामिन D2 है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसको अर्गोस्टेरॉल या प्रो विटामिन
डी भी कहा जाता है। प्रो विटामिन डी का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे विटामिन डी का निर्माण होगा, है ना। प्रो जिसको अपन बोलते हैं प्रिकर्सर भी बोलते हैं, है ना, पूर्वगामी भी बोलते हैं। इसका मतलब जहाँ से प्रोडक्ट बनेंगे उसके बाद में विटामिन डी का जो है निर्माण होगा, तो इसको विटामिन D2 बोलते हैं। दूसरा होता है विटामिन D3। तो ये D3 है, ये क्या होता है, जंतुओं में मिलता है। जंतुओं का मतलब मछलियों के अंदर। अगर हम बात करेंगे कि इसको 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, और वो मछलियों के तेल में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट जो होता है अपनी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसके अंदर भी एक टाइप होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। तो जब इस स्किन के नीचे पाया जाता है, और जैसे ही क्या हो गई कि सूर्य की किरणें आएंगी, और सूर्य की किरणें यहाँ पर 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल को विटामिन डी के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए अपन विटामिन डी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं। तो क्या होता है कि धूप के अंदर अपने बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि धूप के अंदर, धूप से कुछ नहीं होता, धूप से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या करती है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ये दोनों मिलकर आगे विटामिन डी का निर्माण करती है। और विटामिन डी है वो आगे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह के जो काम होते हैं उनको करने में पूर्ति करते हैं। अगर इनके विशेषताओं की बात करेंगे तो विटामिन डी की क्या विशेषता है, ये क्या काम करता है, तो विटामिन डी होता कैसा है, श्वेत कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। सफेद का मतलब क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। दूसरा क्या है, गंध रहित पदार्थ है। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल ही होता है, क्रिस्टल टाइप की क्या होती है, शेप होती है। दूसरा क्या है, ताप, क्षार और ऑक्सीकरण के प्रति क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसका मतलब टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो बनता ही धूप के कारण है, ठीक है। दूसरा क्षार का मतलब बेस, है ना, क्षार बोलते हैं, मतलब एसिड pH 7 से ऊपर का अगर कोई भी पदार्थ है उनका भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो होता है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो ऑक्सीकरण होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण का भी इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, जल में अघुलनशील है, हमने कल भी पढ़ा था ADEK, है ना, ये जो होता है फेट सोल्यूबल है, ठीक है। जल में घुलनशील मैंने बताया था CP, है ना, वो होते हैं जल में घुलनशील। तो यहाँ पर जल में कैसे है, अघुलनशील है, परंतु फेट के अंदर, ईथर के अंदर और भी जो विलायक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, घुलनशील रहते हैं, परंतु जल के अंदर ये कैसे हैं, अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब आगे देखिए कि विटामिन डी के कारण कौन कौन से, विटामिन डी के कार्य क्या है, ठीक है। तो पहला कार्य है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण के अंदर। तो अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स बनती है, अस्थियां बनती है, और वो अस्थियों के लिए दो एलिमेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एलिमेंट होता है कैल्शियम और दूसरा होता है फॉस्फोरस। अपनी हड्डियां जो कैल्शियम से बनी होती है, और इस कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है, या अगर हम भोजन के साथ में लेते हैं तो इनका अवशोषण बॉडी के अंदर होगा, वो अवशोषण होता है विटामिन डी के कारण। तो अपने आहार लिया है, आहार के अंदर क्या होता है कि फॉस्फोरस और कैल्शियम होगा, और उस कैल्शियम का जो अवशोषण अपने सेल्स तक जाना होगा, ब्लड तक जाना होगा, तो उनका अवशोषण करने का काम कौन करता है, विटामिन डी करता है, ठीक है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का निर्माण नहीं, अवशोषण नहीं होगा, तो अवशोषण नहीं होगा तो ये मूत्र के साथ या उत्सर्जन के साथ में बाहर की ओर ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर जो अस्थियां हैं उनका निर्माण नहीं होता, कमजोर होती है, ठीक है। दूसरा, अस्थियों के निर्माण में जैसा मैंने ऊपर की ओर बताया है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो करते हैं वो क्या काम करते हैं, अस्थियों के निर्माण करते हैं। तो जब विटामिन डी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या करेगी, अवशोषण करेगी, तो उन्हीं कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या बनेगी, अस्थियां बनेगी। तो अस्थियों के निर्माण के अंदर भी विटामिन डी जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा होता है दांतों की मजबूती के लिए। अपने जो दांत होते हैं, दांत के अंदर जो डेंटिन और इनेमल होता है, वहां पर आपने देखा होगा व्हाइट कलर की एक परत होती है, वो बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। इसका मतलब दांतों के मसूड़ों के अंदर जो कंप्लीट पैकिंग होती है, वहां पर इनेमल और डेंटिन जो होते हैं उनकी पकड़ जो बनाए रखने के लिए यहाँ पर फॉस्फोरस और कैल्शियम की परत पाई जाती है। और फॉस्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, विटामिन डी जो होता है। ये दांतों की मजबूती के लिए भी क्या होता है,
जिम्मेदार होता है, उत्तरदायित्व होता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपके दांत भी जो है वो कमजोर हो जाएंगे। रक्त कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का निर्माण, ब्लड के अंदर जैसे क्या होता है कि अगर कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता तो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अस्थियों का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी शरीर के लिए जो हानिकारक होती है। शारीरिक वृद्धि, भाई अगर अस्थियां नहीं बनेगी तो शारीरिक वृद्धि कैसे होगी। और पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या रखते हैं निर्माण, पैराथायरॉइड जो ग्रंथि होती है अपने उसके अंदर, उनसे निकलने वाले विभिन्न तरीके जो हार्मोन होते हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का काम विटामिन डी करते हैं। दूसरा बात करेंगे विटामिन डी की कमी के प्रभाव। अगर विटामिन डी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और कमी के कारण क्या हो जाता है कि पहला डिजीज है वो रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, बेसिकली रिकेट्स एक तरह की ऐसी समस्या है जिसके अंदर अपनी अस्थियां जो है कमजोर हो जाती है। ये रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, लगभग 1 से 18 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनको होता है, 1 से 18 महीनों के जो बच्चे होते हैं। अब उनके अंदर होता क्या है, अगर रिकेट्स नामक रोग है इसका मतलब उसके अंदर किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो रिकेट्स हो जाए, क्या हो जाएगा, अपनी जो फ्रंटल पार्ट है, हेड का जो फ्रंटल पार्ट है ये कमजोर बन रहा है, ठीक है। जिसके कारण अब जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो मस्तिष्क की जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और पूरी जो स्ट्रक्चर होता है परफोरेटेड हो जाती है, छिद्र बन जाते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर क्या आता है कि इसका जो आगे वाला फ्रंटल भाग है वो क्या हो जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, जैसे ही सोएंगे एकदम से क्या हो जाएंगे, वापस नींद खुल जाएगी। ये भी क्या होता है, रिकेट्स के लक्षण होते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। इनकी जो कंप्लीट बॉडी होती है उस बॉडी के अंदर क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले अपने जो इनके बॉडी ऑर्गन होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर भी क्या होने लगता है, संकुचन होने लगता है मांसपेशियों के अंदर क्या हो जाता है, जिसके कारण भी इसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें बात करें, इसके अंदर नींद प्रॉपर नहीं आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये किनके हैं, रिकेट्स के कारण, ठीक है। क्या उपचार करेंगे रिकेट्स के अंदर, तो रिकेट्स के अंदर ये उपचार करेंगे कि इसको टाइम पे दूध पिलाएंगे बच्चों को जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होगी। ऐसे अपन क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, और उसके बाद में वो रिकेट्स डिजीज है। दूसरा, इसके अंदर क्या करेंगे, सरसों और जैतून का जो तेल होता है उनसे बच्चों की क्या करेंगे, हम मालिश करेंगे, और बच्चों को क्या रखेंगे, थोड़ी देर तक धूप के अंदर भी उसको रखेंगे, ताकि सुबह सुबह की जो धूप होती है हल्की धूप के अंदर भी बच्चों को रखेंगे, ताकि क्या हो जाता है उसके अंदर विटामिन डी की पूर्ति हो जाए, और बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक का जो डिजीज है उसको भी क्या किया जाए, समाप्त करने का काम जो कर सकते हैं। दूसरा होता है टेटेनिया। टेटेनिया का मतलब होता है मांसपेशियां जकड़ना, अपनी जो मसल्स होती है। अब इनकी सिग्नलिंग के लिए कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट जकड़ जाती है, जिससे कंप्लीट बॉडी का क्या होता है, पेन होता है, उसको अपन टेटेनी बोलते हैं। तीसरा कारण है दांतों का छड़ना। जैसा मैं बताया था कि दांतों की मजबूती के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का योगदान होता है। जब डी की कमी हो जाएगी इसका मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा। ऐसे कंडीशन के अंदर दांतों जो दांत है वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे। अस्थि मृदुलता, अस्थि मृदुलता मतलब अस्थियां कमजोर हो जाती है ना, चलते चलते हल्की जी चोट लग जाएगी तो अस्थियां क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो ये हो गए हैं विटामिन डी की कमी के प्रभाव। अगला है विटामिन डी की अधिकता के प्रभाव। तो क्या होता है, हृदय रक्त वाहिनियां आदि के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम का जमाव हो जाता है। तो यहाँ पर अपने ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट होती हैं, गुर्दे होते हैं, इन सब के अंदर जो होता है क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम का जमाव हो जाता है। दूसरा, पथरी पड़ना, है ना, जैसे कैल्शियम का जमा हो जाता है गुर्दों के अंदर, पथरी का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण पथरी जैसी समस्या को भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बार बार मूत्र त्याग करना, इसके अंदर जो मूत्र की जो समस्या होती है वो ज़्यादा बार बार मूत्र त्याग, जल्दी जल्दी क्या लगना, प्यास लगना, थकान आना, सर दर्द होना, जी मचलना, है ना, अपनी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा होना, ये सारी की सारी जो कमी होती है वो कब होती है, विटामिन डी की अधिकता से होती है। अगर विटामिन डी अधिक मात्रा में मिल जाए तो ये भी डिजीज देखने को
मिल सकते हैं। मांसपेशियाँ नष्ट होने लगती हैं, मसल्स जो होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, आलस आता है, बिल्कुल है ना, ज़्यादा कमी को आलस आता है, कोई भी काम करने का मन भी नहीं करता है। और कंजक्टिवा और कॉर्निया, अपने जो आंखों की जो कंजक्टिवा होती है और कॉर्निया होती है उसके अंदर सफ़ेद परत का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर आपके अंदर देखने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है विटामिन डी और इस डी से होने वाले विभिन्न तरीके के डिजीज और प्रभाव। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।